एनालिसिस जैसे आपने अपने स्कोर कैलकुलेट कर दिया, इट्स नॉट अ मॉक एनालिसिस। सो मॉक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू मॉक एनालिसिस, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। Hello guys, welcome back to the channel. This is our channel Madventures Diaries. My name is Alok Yadav. I scored 690 marks in NEET 2024 and I am at currently KGMC Lucknow. आज का हमारा टॉपिक है कि नीट के लिए हम लोग मॉक एनालिसिस कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये मॉक एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमने बहुत जगह सुना है कि मॉक एनालिसिस करना चाहिए, मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मॉक एनालिसिस? तो सबसे पहली बात तो अगर हम लोग बस पेपर दे रहे हैं पेपर और उसका हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स जस्ट आपने 3 घंटे अपने वेस्ट कर दिए। मॉक एनालिसिस इज अ थिंग जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम देना है एंड किस सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देना है। आप इससे अपनी गलतियां इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इससे आप आप नेक्स्ट टेक्स्ट में ये गलतियां नहीं करेंगे। ये सब चीजों के लिए आपको मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट वे क्या है, हाउ इसका एकदम एक्यूरेट वे चीज हम लोग अच्छे से मॉक एनालिसिस कर पाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हमने पेपर दिया, एक शाम को आके हमने आंसर की से मिला लिया और हमारा काम हो गया। इट इज नॉट अ मॉक एनालिसिस। इट्स जस्ट आपने अपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया। इट्स नॉट अ मॉक एनालिसिस। सो हम मॉक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू मॉक एनालिसिस? सो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आपने एक मॉक पेपर को दिया, आपने एक मॉक पेपर दिया। अब इसमें आपका क्या हो सकता है, आपके स्कोर जो होता है 3 स्लैब के बीच में आ सकते हैं। या तो आपका स्कोर जो है वो लेस देन 400 है, या तो जो आपका स्कोर है वो 400 से 550 के बीच में है, और थर्ड या तो आपका स्कोर जो है वो 550 प्लस है। तब इन तीनों स्लैब में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो जो सबसे पहला स्लैब था हमारा 400 वाला, तो उसमें क्या है कि आपका जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अभी आपका कॉन्सेप्ट, इस केस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका थ्योरी रिवीजन सही से नहीं हुई है, आपका डेली रिवीजन शेड्यूल भी नहीं है। आप डेली रिवीजन शेड्यूल नहीं है तभी आपका स्कोर 400 से नीचे आ रहा है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है और आपने मॉक एनालिसिस तो आपकी चल नहीं रही है इस समय। और अगर आपका स्कोर सेकंड स्लैब में दैट इज 400 टू 550, तो इस केस में आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर आपका जो थ्योरी रिवीजन है उसमें आप लैग कर रहे हैं, आपका थ्योरी रिवीजन नहीं हो रहा है, डेली रिवीजन शेड्यूल नहीं है आपका, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है पर उतनी उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, मॉक एनालिसिस तो आपका है ही नहीं। एंड इफ यू आर इन थर्ड स्लैब दैट इज 550 प्लस स्लैब, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कॉन्सेप्चुअल ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक के बारे में, आपका आप रिवाइज भी कर रहे हैं, आपका डेली रिवीजन शेड्यूल भी है आपका, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डेफिनेटली, तभी आपका स्कोर 550 प्लस है। पर अब 550 से प्लस जाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, दैट इज मॉक एनालिसिस। आप मॉक एनालिसिस में वीक है, दैट वाई आपका स्कोर 600 प्लस नहीं हो पा रहा है, 650 प्लस नहीं हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज आपका मॉक एनालिसिस सही नहीं हो रहा है। सो व्हाट टू डू फॉर द मॉक एनालिसिस? सो जब हमने एक पेपर दिया, हम अब मॉक एनालिसिस करने बैठे हैं, हम क्वेश्चन को एनालाइज करने बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर को, और हमने देखा कि हमने एक क्वेश्चन गलत किया है। तो अब इस क्वेश्चन के गलत होने के दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ये क्वेश्चन हमारा सिली मिस्टेक होगा, या तो ये क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होगा। सो व्हाट इज अ सिली मिस्टेक? जो हम लोग को आते हुए हमने गलत कर दिया वो हमारी सिली मिस्टेक है। तो हम इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया सिली मिस्टेक में, या तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो सही पर उसको इंटरप्रेट गलत किया है, हमने इस क्वेश्चन को समझा ही गलत है। ये आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपने कैलकुलेशन एरर कर दी, आपने सब कुछ सही किया, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी सही, आपने उसको समझा भी सही आपने, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन एरर कर दिया। ये आपकी थर्ड मिस्टेक बन सकती है। और फोर्थ जो ब्लंडर हो जाता है वो है आपने ओएमआर गलत भर दी, ऑप्शन ए भरना था आपने ऑप्शन बी भर दिया। और इन सब के अलावा जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, आपने उस कॉन्सेप्ट में आप वीक हैं।
तो आपको सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक का ये एनालिसिस करना है कि वो एक सिली मिस्टेक है या एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया हम उसको बोल देते हैं सिली मिस्टेक है। नहीं, हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि या तो हमारी सिली मिस्टेक है या तो हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। अगर वो इन चार में से कोई एक है तो वो हमारी सिली मिस्टेक है, रेस्ट इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। हमें अपने कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे, उसकी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। हमने जब ये डिफाइन कर लिया कि हमारा ये सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो हम लोग या इनमें डिफाइन करेंगे कि हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा था, कि हमने इंटरप्रेट गलत किया था, कि हमारा कैलकुलेशन एरर हुआ। सो अगर हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं तो वो हमारी हड़बड़ाहट की वजह से हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। उसको सही करने का यही तरीका है कि आप अपने माइंड को थोड़ा काम रखें उस समय। जितना आप काम माइंडेड रहेंगे उतना ही आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको काम माइंडेड रहना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, सेम इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, मतलब आपने उस क्वेश्चन के जितनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि आप उसको गलत इंटरप्रेट कर जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने आप को उधर काम रख के उस क्वेश्चन को समझना है अच्छी से। हम लोग बहुत तेजी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ते समय तेजी नहीं करनी है। हमें थोड़ा सा पॉज लेके क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ना है। उसके बाद, क्योंकि हम इससे ज्यादा टाइम बचा भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं बचा पाएंगे, इससे हमें पॉज लेके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो इससे हमारी क्या है, सिली मिस्टेक्स से हम लोग बच सकते हैं। हमें अपनी सिली मिस्टेक्स पे बहुत फोकस रहना है, क्योंकि ये गलतियां बहुत रिग्रेट होंगी हमें। कैलकुलेशन एरर, ये भी आप काम रहेंगे, कूल माइंडेड रहेंगे। लास्ट मतलब पेपर है, अभी आज 12 बजे से पेपर है, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ ही रहे हैं। ये सब इसी वजह से होती है सिली मिस्टेक। हमें इन सब चीजों से बचना है, तभी हम लोग की सिली मिस्टेक नहीं होंगी। और ओएमआर मिस्टेक के लिए यही मेरी टेक्निक रहती थी कि मैं जितने सेगमेंट करता था मैं उतने को भर देता था। जैसे मैं एक ही साथ पूरे पेपर के ओएमआर बबल फिल नहीं करता था। लाइक मैंने फिजिक्स सॉल्व कर ली तो मैंने फिजिक्स को ओएमआर भर दिए, फिर केमिस्ट्री के भर दिए, फिर बायो के भर दिए। तो इससे क्या होता था कि डिवीजन रहता था, तो वो उतना लोड नहीं रहता था ओएमआर। और ऐसे पूरा एक साथ भरने बैठते हैं तो ये बहुत ज्यादा बबल्स भरने होते हैं, उसमें हम लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं। और जैसे हमारा कोई क्वेश्चन रहता है जैसे 1 2 3, और अगर हम इधर इसके ऑप्शन है A B C D, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ए मार देते हैं आंसर, और बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ए आंसर नहीं था, इसका आंसर डी है। तो हमें उसी समय ए को अच्छे से काटना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग ओएमआर पिक कर रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ए पे टिक लगा है, हम लोग ए भर देते हैं ओएमआर में, तो वो भी गलती हो जाती है। तो हमें ए को अच्छे से काटना है, तब वो हम लोग गलतियों को हटा सकते हैं। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप अपनी सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड इज अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। आपने एक कंसेप्चुअल मिस्टेक की है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस कंसेप्चुअल मिस्टेक को आप पूरे अच्छे से उसके लेक्चर देखने, तो लेक्चर देख के आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी पढ़िए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसको हम लोग क्या एक अलग से टेस्ट कॉपी बना के लिखें। मेरा मानना है कि हमें अलग से टेस्ट कॉपी तो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां हो जाती हैं और उसके बाद इतना हमारे पास वो नहीं रहता कि हम अलग से टेस्ट कॉपी बनाएं और करें। इसके लिए आप सबसे अच्छा चीज ये कर सकते हैं कि इन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को अपनी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लें, क्योंकि हम लोग टेस्ट से पहले एक बार शॉर्ट नोट्स तो अपने रिवाइज करते ही करते हैं। तो क्या होगा कि हम उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते समय अपनी मिस्टेक्स को भी रिवाइज कर लेंगे। तो इससे क्या है कि आने वाले नेक्स्ट पेपर्स में हम लोग उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। तो यही बेस्ट वे है कि आप अपने शॉर्ट नोट और अपनी जो मिस्टेक कॉपी है उसको एक मिक्स करके बनाए, तो एक बहुत प्रिसाइज कॉपी बनेगी आपके लास्ट तक, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट बनाते समय भी आपको कुछ जगह छोड़नी चाहिए जिससे आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकें। यही टिप्स है कि आप इसी तरीके से आप अपने मॉक को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो एक सिली मिस्टेक है, वो एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आपको किस लैब में हो आप अभी, कैसे आपको इम्प्रूव करना है इसको। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और तभी आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू, दिस वॉज फॉर द टुडे वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट. डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट. बाय बाय.